नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे खेती के विभिन्न चरणों की, जिसमें अपन ने खरपतवार से सुरक्षा तक की बात कर ली थी। आज अपन उसके आगे की बात करें तो अगला चरण है फसल को काटना। फसल को काटना, इसकी बात करें तो जब फसल पक जाती है तो किसान पकी हुई फसल को काटता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। अब फसल को काटने के लिए, हाथों से काटने के लिए दरांती का उपयोग किया जाता है। दरांती जो है वो लोहे की बनी होती है, और बड़े जो खेत होते हैं उनमें फसल को काटने के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे अपन हार्वेस्टर मशीन बोलते हैं। तो बड़े खेतों में फसल को काटने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? हार्वेस्टर मशीन का। अब जैसे अपन ने पकी हुई फसल को काट लिया तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, पकी हुई फसल में से जो बीज हैं उनको भूसे से अलग करेंगे, और बीजों को भूसे से अलग करने के लिए अपन या तो फसल को हाथ से फटक करके बीजों को भूसे से अलग कर सकते हैं। हाथ से फटक करके बीजों को भूसे से अलग करने की जो विधि वो क्या कहलाती है? विनोइंग विधि। और यदि बीजों को भूसे से अलग किसी मशीन के द्वारा किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग की परिभाषा लिखें तो अपन क्या लिखेंगे? बीजों को या दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। लेकिन आजकल आधुनिक उपकरणों में एक ऐसी मशीन आ गई जो बड़े खेतों में फसल को काटती भी है और बीजों को भूसे से अलग भी करती है। तो उस मशीन को अपन कहते हैं कंबाइन मशीन। तो अपन ये कह सकते हैं कि कंबाइन मशीन जो है वो हार्वेस्टर और थ्रेसर का एक सम्मिलित रूप है। अब इसको अपन लिखते हैं, फसल को काटना है या कटाई। तो पकी फसल, जब फसल पक जाती है, जब फसल पक जाती है तो किसान फसल को काटता है। तो किसान फसल को काटता है, और फसल को काटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? कटाई। तो इसको अपन लिखें, फसल को काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। फसल को काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। अब यदि हाथों से काटने अपन फसल को तो एक दराती काम में लेते हैं। तो इसमें अपन लिखें, हाथों से फसल को काटने के लिए लोहे से बनी दराती का उपयोग किया जाता है। ये बात समझ में? तो यदि बड़े खेतों में फसल को काटना हो तो उस फसल को काटने का एक मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसे अपन हार्वेस्टर मशीन कहते हैं। तो लिखिए, बड़े खेतों में फसल की कटाई का कार्य एक मशीन द्वारा किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर मशीन कहते हैं। कौन सी मशीन कहते हैं? हार्वेस्टर मशीन कहते हैं। अब पकी हुई फसल को अपन ने काट लिया। अब काटने के बाद में क्या करेंगे? जो बीज हैं, जो दाने हैं, उनको भूसे से अलग करेंगे। तो यदि पकी हुई फसल को हाथों से फटक करके बीजों को या दानों को भूसे से अलग करते हैं तो ये विधि कहलाती है विनोइंग विधि। तो कौन सी कहलाती है? विनोइंग विधि। तो मैं यहाँ इसको मिटा करके आगे लिखता हूँ। पकी हुई फसल को हाथों से फटक कर बीजों या दानों को भूसे से अलग करना विनोइंग विधि कहलाती है। विनोइंग विधि कहलाती है।
विनोइंग विधि कहलाती है। यदि अपन फसल को फटा करके हाथों से फटा करके अलग करें तो क्या कहलाएगी? विनोइंग विधि करके। अब इसके बाद यदि बीजों को या दानों को मशीन के द्वारा अपन अलग करें तो उसे अपन क्या कहेंगे? थ्रेसिंग। अगली हेडिंग लिखें अपन थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? बीजों को या दानों को भूसे से अलग करना। भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करें तो एक आजकल जो बड़े खेत हैं, जो बड़े किसान हैं, वो फसल को काटने का और बीजों को या दानों को भूसे से अलग करने का काम एक मशीन से करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? कंबाइन मशीन। अपन लिखें आजकल फसल को काटने तथा बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य एक मशीन द्वारा किया जाता है। एक मशीन द्वारा किया जाता है, जिसे कंबाइन मशीन कहते हैं। जिसे कंबाइन मशीन कहते हैं। जिसे कंबाइन मशीन कहते हैं। अब अपन ये कहें कि ये जो कंबाइन मशीन है ये थ्रेसर और हार्वेस्टर दोनों का एक सम्मिलित रूप है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कंबाइन मशीन हार्वेस्टर तथा थ्रेसिंग मशीन का एक सम्मिलित रूप है। सम्मिलित रूप। तो यहाँ तक बात हो गई फसल को काटने की और बीजों को भूसे से अलग करने की। अब इसके बाद में जो अंतिम चरण आता है खेती चरणों का, वो आता है भंडारण। क्या आता है? भंडारण। अब भंडारण की बात करें तो भंडारण अपन कहाँ करते हैं या किस में करते हैं? तो अपन सामान्यतः घरों में जो बीज हैं, जो दाने हैं, उनका भंडारण करने के लिए जूट से बने हुए जो बोरे हैं उनका उपयोग करते हैं, या जो धातु के पात्र होते हैं जिन्हें अपन घरों में टंकियाँ बोलते हैं, उनमें बीजों का भंडारण करते हैं। और यदि भंडारण बड़े पैमाने पर किया जाए, जो बड़ी बड़ी अनाज की मंडियाँ हैं वहाँ पे जो भंडारण किया जाता है तो वहाँ पे उनको बोलते हैं अपना भंडार घर या साइलो। ठीक है, तो इसको अपन लिखें अनाज का भंडारण। अब अनाज का जब अपन भंडारण करते हैं तो क्या करते हैं? जो बीज हैं, जो फसल के दाने हैं, उनको पहले धूप में पर्याप्त मात्रा में, जो उनके अंदर जो नमी है उसको धूप में सुखा करके नमी को बिल्कुल कम करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि बीजों में या दानों में नमी रह गई, नमी की मात्रा उपस्थित है, तो नमी रहने पर जो सूक्ष्म जीव हैं वो उसमें बहुत जल्दी पनप जाते हैं और जो अपने बीज हैं या जो दाने हैं, जो अनाज है, वो खराब जल्दी होता है। इसलिए भंडारण करने से पहले अपन क्या करेंगे? जो अनाज है, जो पकी हुई फसल जिसे अपन ने अलग किया है, जो अनाज है, उसको अपन धूप में सुखा करके नमी की मात्रा को क्या करेंगे? बिल्कुल कम करेंगे। और जब उसको अपन टंकियों में या जूट के बोरों में डालते हैं तो उससे पहले नीम की सूखी पत्तियां अपन टंकियों में डाल देते हैं, बिछा देते हैं नीचे, ताकि सूक्ष्म जीव उसमें पैदा न हो। तो अनाज का भंडारण लिखें, अनाज का भंडारण सामान्यतः घरों में जूट से बने बोरों या धातु के पात्रों में
पात्रों में, जिसे अपन क्या बोलते हैं, टंकियाँ, पात्रों में किया जाता है, धातु के पात्रों में किया जाता है। अब अनाज मंडी की बात करें तो वहाँ पे जो अनाज का भंडारण है वो भंडार गृहों या साइलों में किया जाता है। तो लिखें अनाज मंडियों में अनाज का भंडारण भंडार गृहों या साइलों में किया जाता है, तो अपन बात करें अनाज का भंडारण करने के लिए अनाज को धूप में सुखा करके नमी की मात्रा को कम करते हैं। अपन लिखें अनाज का भंडारण करने से पहले अनाज को धूप में सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? ताकि उसमें नमी की मात्रा न रहे, ताकि अनाज में नमी की मात्रा ना रहे, और नमी की मात्रा नहीं रहेगी तो जो अनाज वो खराब होने से बच जाएगा और अनाज खराब होने से बच जाएगा। ठीक है। अनाज का भंडारण करने से पहले अनाज को धूप में सुखाते हैं ताकि उसमें नमी की मात्रा ना रहे और अनाज खराब होने से बच जाए। अब जब अपन भंडारण करते हैं टंकियों में या भंडार घरों में, साइलों में, तो उसमें पहले नीम की पत्तियां डालते हैं। अनाज का भंडारण करने से पहले अनाज का भंडारण करने से पहले टंकियों में सूखी नीम की पत्तियां डाली जाती हैं। सूखी नीम की पत्तियां डाली जाती हैं ताकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि न हो या सूक्ष्म जीव न पनप सके। तो ये बात हो गई अनाज के भंडारण की। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है। अब इसके बाद में ये जितनी भी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं, ये खेती के जो चरण हैं ये पूरे हो गए। अब इसके बाद में अपन बात करें तो ये जो अपने को अनाज है ये खाद्य पदार्थ है, तो इसका उत्पादन अपन ने खेतों में किया है। अब इसके अलावा और अपन किन किन से खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, तो बताओ। इसके अलावा खाद्य पदार्थ किन किन जंतुओं से प्राप्त कर सकते हैं अपन? पशुपालन से। पशुपालन कर करके अपन उनसे, पशुओं से जो प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं जैसे दूध है, मांस है, अंडा है, ये सारी चीज़ें अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो पशुपालन एक इसका विकल्प है अनाज खाद्य पदार्थ प्राप्त करने का। तो अब अपन उसकी बात करें पशुपालन की। तो पशुपालन की जब अपन बात करें तो पशुपालन के लिए कौन कौन से जंतु अपन काम में लेते हैं सामान्यतः? जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ बकरियां हैं। तो पशुओं को एक विभिन्न खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए पशुओं को एक बड़े पैमाने पर पाला जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। और गाय से अपने क्या, गाय भैंस बकरियों से क्या प्राप्त होता है? अपने को दूध प्राप्त होता है। गाय भैंस से क्या प्राप्त होता है? अपने को दूध प्राप्त होता है। मांस और अंडा प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं? मुर्गी, बतख आदि को पालते हैं, जिसको अपन पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, कुक्कुट पालन कहते हैं। मांस के लिए और प्रोटीन्स के लिए, इन सब के लिए जो समुद्री किनारों के पास रहने वाले, नदियों किनारों के पास रहने वाले जो लोग हैं वो अपने भोजन के रूप में क्या लेते हैं? मछलियाँ। तो मछलियों में प्रोटीन पाया जाता है, या फिर उसके अलावा जो क्रूड ऑयल है, विटामिन डी और विटामिन ए पाया जाता है। तो इन सब को अपन लिखेंगे।
तो सबसे पहला अपना पॉइंट है पशुपालन। क्या है? पशुपालन। तो अपन लिखेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थों या उत्पादों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर पशुओं को पालना और उनकी देखभाल करना क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों और उत्पादों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर पशुओं को पालना और उनका देखभाल करना क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से पशु पालते हैं अपन? जैसे गाय, पशुपालन में अपन क्या क्या करते हैं? गाय भैंस जनरली ये लेते हैं अपन, गाय भैंस। अब गाय और भैंस जो हैं इनसे अपने क्या प्राप्त होता है बताओ? गाय भैंस से अपन कौन सा उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं? दूध। और दूध जो है वो भी एक खाद्य पदार्थ है। दूध क्या है? खाद्य पदार्थ है। अब दूध एक खाद्य पदार्थ है। दूध में जो विभिन्न पोषक तत्व हैं जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, विटामिन हैं, ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो गाय की कुछ नस्लें हैं। गाय की जो पशुपालन के लिए अपन गाय का उपयोग में ले रहे हैं, गाय पालते हैं, तो गाय की अपन बात करें नस्लों की, तो उन्नत नस्लों की बात करें, उन्नत नस्लों की, देसी उन्नत नस्लें। और यहाँ पे अपन बात करें उन्नत विदेशी नस्ल। तो जो गाय की उन्नत या देसी उन्नत नस्लें हैं या उन्नत नस्लें हैं वो उसमें अपना पहला नाम आता है साहीवाल। कौन सा आता है? साहीवाल। ये अपने देश की है और उन्नत नस्ल है। इन नस्लों का उपयोग अपन पर्याप्त अधिक मात्रा में दूध उत्पादन के लिए करते हैं। और अपनी जो देसी गाय है उससे जो अपने दूध प्राप्त होता है वो लगभग 2-3-4 लीटर प्राप्त होता है, क्योंकि ये उन्नत नस्लें हैं, इनसे अपने पर्याप्त मात्रा में दूध प्राप्त होता है। साहीवाल के बाद में नाम आता है सिंधी। ये गाय की उन्नत नस्लें हैं जो देसी हैं। सिंधी के बाद में नाम आता है वो आता है देवनी। क्या नाम आता है? देवनी। और इधर बात करें अपन उन्नत विदेशी नस्ल की तो ये है होलिस्टीन फ्रिजियन। होलिस्टीन फ्रिजियन ये गाय की उन्नत नस्लें हैं। देसी उन्नत नस्लें तो कौन कौन सी हैं? साहीवाल, सिंधी और देवनी। और उन्नत विदेशी जो नस्ल है वो कौन सी है? होलिस्टीन फ्रिजियन। अब अपन भैंस की नस्लों की बात करें, भैंस की उन्नत नस्लें, भैंस की उन्नत नस्ल तो बता सकते हो आप कोई? भैंस की जो उन्नत नस्लें वो कौन कौन सी हैं? पहली है महसाना। पहली कौन सी नस्ल है? महसाना। दूसरी आती है इसमें मुर्रा। पहली महसाना है, दूसरी कौन सी है? मुर्रा है। और तीसरी है सुरती। कौन सी है? सुरती। और भी बहुत सारी नस्लें जैसे जाफराबादी है, ये हैं। तो ये सारी की सारी जो नस्लें हैं ये भैंस की उन्नत नस्लें हैं, महसाना, मुर्रा और सुरती। और गाय की उन्नत नस्लें हैं साहीवाल, सिंधी, देवनी। और उन्नत विदेशी नस्ल है होलिस्टीन फ्रिजियन। इन सब उन्नत नस्लों का अपन पशुपालन में उपयोग काम में लेते हैं। अब अपन बात करें इसके बाद में मांस और अंडे की। इसकी बात करें मांस और अंडे की। तो मांस और अंडा प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं? मुर्गी या बतख पालते हैं। मुर्गी या बतख पालते हैं तो उनसे अपने क्या प्राप्त होता है? मांस और अंडा। तो मुर्गी या बतख पालने को अपन क्या कहते हैं? कुक्कुट पालन। क्या कहते हैं? कुक्कुट पालन। पोल्ट्री फार्मिंग। क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, तो अपन लिखें कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? मांस तथा अंडा आदि प्राप्त करने के लिए
मांस तथा अंडा आदि प्राप्त करने के लिए मुर्गियों तथा बतखों को पाला जाता है। जिसे क्या कहते हैं अपन? जिसे कुक्कुट पालन कहते हैं। कुक्कुट पालन कहते हैं। मांस तथा अंडे आदि प्राप्त करने के लिए मुर्गियों तथा बतखों को पाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन? कुक्कुट पालन कहते हैं। अब देखो, जब मुर्गी अंडा देती है तो वो मुर्गी उस अंडे को 21 दिन तक सेती है, उस पर बैठती है अंडे पे, और उस अंडे को 21 दिन तक सेती है। इस समय को अपन क्या कहते हैं? उष्मायन काल। मुर्गी जब अंडे पर बैठ कर 21 दिनों तक सेती है, उसे क्या कहते हैं अपन? उष्मायन काल। तो अपन लिखें उष्मायन काल। जब मुर्गी अंडा देती है तो उसे 21 दिन तक सेती है। इसे उष्मायन काल कहते हैं। जब मुर्गी अंडा देती है तो उसे 21 दिन तक सेती है। इस समय को उष्मायन काल कहते हैं। ठीक है। अब अंडे को जब मुर्गी 21 दिनों तक सेती है तो क्या होता है? उसके अंदर का जो भ्रूण है, उस भ्रूण को विकसित होने और उसकी जो नमी है वो और उष्णता मिलती रहे उसको, तो उसके लिए मुर्गी जो है उसके अंडे वो सेती है। तो अपन लिखें इसमें अंडों को सेने से अंडों के भीतर भ्रूण को विकसित होने तथा अंडों के भीतर भ्रूण को विकसित होने तथा अंडे के और अंडे के स्फुटन के लिए पर्याप्त नमी तथा उष्णता का मतलब उसको गर्मी मिलती रहती है। पर्याप्त नमी और उष्णता मिलती है। अंडों को सेने से अंडों के भीतर भ्रूण को विकसित होने और स्फुटन के लिए पर्याप्त नमी तथा उष्णता मिलती है। इसे प्राकृतिक स्फुटन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्राकृतिक स्फुटन कहते हैं। ये बात समझ आ गई? मुर्गी उसको अंडे को कितने दिन तक सेती है? 21 दिन तक। और वो जो 21 दिन का समय है, उस 21 दिन के समय को अपन क्या बोलते हैं? उष्मायन काल। उसके बाद में अंडों को सेने से अंडों के भीतर जो भ्रूण है, एक तो वो विकसित होगा, और अंडे को स्फुटन का मतलब उसको फूटने के लिए, अंडे से बच्चा बाहर आने के लिए उसको पर्याप्त नमी और क्या मिलती रहती है? उष्णता मिलती रहती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्फुटन। अब मुर्गी की उन्नत नस्लों की बात करें, यहाँ पे लिखूं मुर्गी की उन्नत नस्लें। इसमें पहला जो नाम आता है वो आता है व्हाइट लेग हॉर्न जो है वो मुर्गी की एक उन्नत नस्ल है। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है आइलैंड रेड, ये दूसरी उन्नत नस्ल है। और तीसरी कलिंगा ब्राउन। क्या है? कलिंगा ब्राउन। ये जो 3 नस्लें हैं ये मुर्गी की
उन्नत नस्लें हैं, इन उन्नत नस्लों का उपयोग मांस और अंडा प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। अब अपन बात करें इसके बाद में अपना आता है मछली पालन। क्या आता है? मछली पालन। तो मछली पालन किसे कहते हैं? जो तटीय क्षेत्रों के आसपास और नदी के किनारों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो भोजन के लिए मछलियों का उपयोग में लेते हैं। और मछलियाँ कहाँ से मिलेंगी उनको? पहले उसको पालेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? मछली पालन। तो लिखें मछली पालन। लिखें अपन तटीय किनारों, तटीय क्षेत्रों तथा नदियों के आसपास रहने वाले लोग भोजन के लिए मछलियों का उपयोग करते हैं। तटीय क्षेत्रों तथा नदियों के आसपास रहने वाले लोग भोजन के लिए किसका उपयोग करते हैं? मछलियों का उपयोग करते हैं। और मछलियों को एक बड़े पैमाने पर पाला जाता है, इसे क्या कहते हैं? मछली पालन। मछलियों को बड़े पैमाने पर पालना मछली पालन कहलाता है। मछली पालन कहलाता है। ठीक है। और मछली पालन से या मछलियों से अपने को क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन और क्रोड लीवर तेल। क्या प्राप्त होता है अपने को? प्रोटीन और क्रोड लीवर तेल। और क्रोड लीवर तेल में कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन डी और विटामिन ए। अपन लिखें मछलियों से प्रोटीन तथा क्रोड लीवर तेल। और इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन डी और विटामिन ए। क्रोड लीवर तेल प्राप्त होता है। मछलियों से अपने क्या मिलता है? प्रोटीन तथा क्रोड लीवर तेल प्राप्त होता है। और क्रोड लीवर तेल में कौन कौन से विटामिन होते हैं? बताओ। विटामिन डी और विटामिन ए। क्या सभी मछलियों को अपन खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो सभी मछलियों को मनुष्य नहीं खा सकता, इसलिए मछलियों की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनको अपन भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। तो इसमें अपन लिखें खाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली मछलियां। खाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली मछलियों की नस्लें। कौन कौन सी मछलियां हैं जिनको अपन खाने के रूप में उपयोग ले सकते हैं? उनका अपन नाम लिखें। तो पहला नाम है रोहू। मैं लिखूं रोहू, हिल्सा, कातला। रोहू, हिल्सा, कातला, टूना और अंतिम है सोलमन। और क्या है? सोलमन। और एक है सार्डिन। एक क्या है? सार्डिन। तो ये जो है मछलियों की नस्लें हैं जिनको अपन भोजन के रूप में उपयोग ले सकते हैं। तो यहाँ तक की ये बात हो गई अपने फसल उत्पादन एवं प्रबंध की। अब इसमें एक पॉइंट बचता है, वो आता है फसल समुन्नति। क्या आता है? फसल समुन्नति। अंतिम पॉइंट है इस पार्ट का। फसल समुन्नति क्या होता है भाई? कई बार क्या होता है कि कुछ फसलों की कई किस्में ऐसी होती हैं जिनमें उत्पादन बहुत अधिक होता है, लेकिन उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कम होती है। कई किस्में ऐसी हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन कम होता है। इसलिए फसलों से उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग दो किस्मों का संकरण करवा के, क्रॉस करवा के एक नई किस्म तैयार की जाती है, जिसमें दोनों फसलों में गुण आ जाते हैं। तो इसको अपन कहते हैं फसल समुन्नति। और इसको अपन लिखें
तो फसल समोन्नति के बारे में अपन बात करें, उसमें अपन लिखो फसल समोन्नति में, फसल समोन्नति में, फसल समोन्नति में वांछित किस्मों, फसल समोन्नति में वांछित किस्मों या वांछित गुणों वाली किस्मों को, वांछित गुणों वाली किस्मों को क्रॉसिंग करवाकर, वांछित गुणों वाली किस्मों को क्रॉसिंग करवाकर नई किस्म क्या कर दी जाती है, पैदा की जाती है, नई किस्म पैदा की जाती है, नई किस्म पैदा की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, फसल समोन्नति कहते हैं, जिसे फसल समोन्नति कहते हैं। एक ही फसल है, उसके अलग अलग किस्मों को मिला करके एक नई किस्म तैयार की जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, फसल समोन्नति। और इससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए अपन बात करें एग्जाम्पल धान की, किसकी बात करें, धान की। तो धान की एक किस्म ऐसी है जिसकी उत्पादन क्षमता तो क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, बहुत कम है। और दूसरी किस्म ऐसी है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन क्षमता क्या है, कम है। तो दोनों ही फसलों को यदि अपन एक साथ मिला करके एक ऐसी फसल तैयार कर दें जिसकी उत्पादन क्षमता भी क्या हो, ज़्यादा हो, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो, ज़्यादा हो, तो एक ही फसल से अपने दोनों फायदे हो गए और जिससे उत्पादन भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, फसल समोन्नति। और अंतिम पॉइंट इस पार्ट का, फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या है, फसल चक्रण, फसल को अदल बदल कर बोना ही क्या कहलाता है, फसल चक्रण। ठीक है, अपन लिखें फसल को अदल बदल कर बोना ही, अदल बदल कर बोना ही फसल चक्रण कहलाता है। फसल को अदल बदल कर बोना ही क्या कहलाता है, फसल चक्रण। यहाँ पे ये कक्षा 8 का पहला जो पार्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे सूक्ष्म जीव, मित्र तथा शत्रु। थैंक यू।